हेलो एवरीवन। क्लास 10 एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझते हैं। पहले पेयर ऑफ मतलब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनका पेयर होगा। पेयर मतलब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होगी। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन हमने इससे पहले पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन जो होंगी हमारी वो होंगी जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। ठीक है, जो हमारे वेरिएबल होंगे इक्वेशन में उनकी डिग्री 1 होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इससे पहले जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था हमारा, जिसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी ax प्लस बी। ठीक है, यहाँ a एंड b कोफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ एक ही वेरिएबल था हमारा। अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल जो होंगे वो 2 होंगे, उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसका मतलब होगा इक्वेशन इक्वल टू समथिंग। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 0 हो गया मेरा। जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किसी वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल टू समथिंग, इफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समथिंग देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमें जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल हमें कई बार होता है कि कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, तो किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई या किसी भी दूसरी कोई ऐसी चीज है हमारे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि हमारे पास 2 नंबर हैं और दोनों नंबर्स का सम जो है आपका 40 है। ठीक है, अब 2 नंबर कौन से हैं हमें नहीं पता, तो हम उन्हें वेरिएबल मानेंगे। 2 वेरिएबल में मान लेता हूँ x प्लस वाई, दोनों वेरिएबल का सम है हमारा 40। ठीक है, अब 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो सिर्फ इस इक्वेशन के बिहाफ पे हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं x को 1 मान लूं और y को 39 मान लूं तब भी इनका सम 40 हो जाएगा। यानी कि हमें इससे x एंड y की अगर वैल्यू देखी जाए तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 39 हो गई। अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू 38 हो जाएगी हमारे पास। दोनों का सम तब भी 40 ही आएगा, मतलब 2 एंड 38। तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए वेरिएबल, जितने वेरिएबल होंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 है तो हमें 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए या वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करने के लिए जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप से हमारे जो है हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। अगर जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जहां पर a, b and c are constant और इनको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट्स। ठीक है, एंड x एंड y आर वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं इनको सोल्व करने के। कुछ मेथड हैं यहाँ पे। फॉर सॉल्विंग सच इक्वेशन वी हैव 4 मेथड, नहीं 2 मेथड्स। ठीक है, कौन कौन से 2 मेथड है हमारे पास। पहला है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें कैसे बनाना है। हम x की कुछ वैल्यू
उस इक्वेशन में रखेंगे, उससे हमें y की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो मैं इसे एक नए तरीके में इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, जिसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, ax को इधर ही रखता हूँ, बाकियों को दूसरी साइड भेज देता हूँ, तो ये हो गया मेरा माइनस बी वाई माइनस सी। ठीक है, अब x को इधर रखा इक्वल्स टू, यहाँ a जो है मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ, तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो जो नंबर है हमारे उनके डिवीजन में चला जाएगा, तो माइनस बी वाई प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई a। ठीक है, ये हमारा जो हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई। अब इसमें मैं y की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो वो मुझे x की वैल्यूज दे देगा, है ना। तो इस तरीके से मैं एक टेबल फॉर्मेट कर लूंगा x एंड y के बीच में, x एंड y के बीच में एक टेबल फॉर्मेट कर लूंगा, जिसमें x की कुछ वैल्यू रखूंगा मैं, या y की, यहाँ y की कुछ वैल्यू रखूंगा, वो मुझे x की वैल्यूज दे देगा। ठीक है, इस तरीके से मैं 2 से 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा, फिर उनको ग्राफ में ड्रॉ करूंगा कि x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, उस तरीके से मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, अब जो मेरे पास दो इक्वेशंस होंगी, मुझे दो वेरिएबल मुझे गिवन है, तो इनको सोल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशंस गिवन होंगी। अब दोनों इक्वेशंस में मैं दो अलग अलग टेबल बनाऊंगा, दो अलग अलग मेरे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अब उनका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाता हूं, x एंड y। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 14, और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13। ठीक है, और यहाँ पे x एंड y। अब यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 18, और x की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16। ठीक है, तो x एंड y जो है कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों इक्वेशंस में, है ना। यानी कि x एंड y की वैल्यू यहाँ इतनी सारी आ रही है, और भी बहुत सारी आएंगी, और यहाँ x एंड y की वैल्यू बहुत सारी आएंगी। ठीक है, दोनों की कॉमन वैल्यूज जो होंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और कॉमन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने जो है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 14, मैं मान लेता हूँ x ये 1 2 3 4 इस तरीके से, और 14 यहाँ कहीं है। x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 14 ये आ गया मेरा, x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 13 ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूंगा तो ये मेरी इक्वेशन हो गई किसकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे मेरे, उन सब x एंड y के, ये हो गया मेरा 1 एंड 14, ये हो गया 2 एंड 13। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, उन पॉइंट्स का सम होगा मेरा 15, यानी कि वो इसे सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मेरे पास दूसरी इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 18, ये है 14 कहीं है तो 18 यहाँ कहीं आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 16 ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं सोल्व कर ड्रॉ करूंगा, तो इस तरीके से कोई मेरी जो है दूसरी लाइन आएगी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। लेट्स सपोज इस ये वाली जो लाइन है हमारी, ये दूसरी इक्वेशन की होगी। ठीक है, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो x एंड y की मुझे एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन सी वैल्यूज करेंगी, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो मेरा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं
यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझे जो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ग्राफिकली मेथड से मैं इस तरीके से जो है इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्मेट में हम लिख देंगे, या फिर हम यहाँ वैल्यू रखते हुए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दो से ज्यादा पॉइंट हम ले लेंगे, दो से ज्यादा हम पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब ये रहता है कि सॉल्यूशंस जो है मेरे कभी कभी मुझे मिल जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया है ना दोनों लाइंस का। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। ये अगर ग्राफ कुछ मेरा इस तरीके से बन जाए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल लाइन हो जाए, तब दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा, है ना। तो उस केस में क्या मतलब ये केस कब होगा मेरा, ऐसा कौन सा मेरा केस बनेगा, ऐसा कौन सा सिचुएशन मेरी बनेगी, तब दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। या फिर एक जो केस ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बने, ये लाइन हो गई मेरी और दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर हो जाए, दोनों ओवरलैप हो जाए लाइन, तब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी कि इस लाइन पे जितने भी दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट जो होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे हमारे पास, है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये जो केस है मेरे कब कब और कैसे कैसे बनेंगे, जैसे कि पहला है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है तो हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलेंगे। और ये जो इक्वेशंस होगी वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन हमें उनका मिल रहा है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमें पूछ लिया जाए, दो इक्वेशन हमें दे दी जाए और हमें पूछा जाए कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हम उनके अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है मेरा तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। इसको भी जो है चेक करने के दो तरीके हैं, या तो हम ग्राफ के तरीके से कर लें या कोफिशिएंट्स के तरीके से कर लें। और कोफिशिएंट्स का तरीका क्या होगा, हम एक बार तीनों केसेस पढ़ लें उसके बाद कोफिशिएंट्स वाले तरीके पे आते हैं। ठीक है, तो पहला केस ये है कि दोनों लाइंस जो हैं आपकी किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए, तब उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो इस केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएंगे हमारी इनकंसिस्टेंट जो होंगी, दोनों पैरेलल लाइन होंगी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, टू इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इनका नहीं होगा। फिर इसके बाद दोनों लाइन ओवरलैप हो जाए एक दूसरे के ऊपर तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, तो लाइन हमारी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये लाइंस एक तो तरीका है हमारे पास कि ग्राफिकली हम सोल्व करके देखें। अगर हमें सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए तो इतना सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हमें गिवन है। और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दी हुई रहेगी जहां a b एंड c, a1 b1 एंड c1 जो है वो क्या होंगे, हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर्स ना बोल के हम इन्हें बोल सकते हैं कि इंटीजर्स या रियल नंबर भी हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी सी जो है हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, कोई भी कोफिशिएंट्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये जो है कोफिशिएंट्स हो गए हमारे। ये जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और x एंड y जो है हमारे वेरिएबल हो गए।
ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट्स हैं जो x के कोफिशिएंट्स है हमारा, उनका रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2। y के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो निकालते हैं b1 अपॉन b2। साइन के साथ हम जो है कोफिशिएंट्स को रखेंगे और कांस्टेंट टर्म के जो कोफिशिएंट है c1 अपॉन c2। ठीक है, इनका रेशियो हम निकालते हैं। दोनों इक्वेशन में x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो, y के कोफिशिएंट है उनका रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स जो है उनका रेशियो साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, इन रेशियो के बिहाफ पे हमारे 3 केसेस बनते हैं जो कि यहाँ है। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हमारी गिवन है। दोनों इक्वेशंस में मैंने a1 अपॉन a2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ हमारा 3 है, तो 1:3 हो गया। y के कोफिशिएंट्स का रेशियो साइन के साथ यहाँ -2 है और यहाँ +4 है, तो -2/4। और कांस्टेंट टर्म जो यहाँ इक्वल में आई हुई है मेरी, मैं क्या करूँगा उनको मतलब यहाँ जो है कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, इक्वल्स टू 0 रखना है और c को आपको इसी साइड रखना है, लेफ्ट साइड ही रखना है। सारे जो भी टर्म्स है आपकी सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड में आपको 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो उसे मैं 0 मान लेता हूँ। यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारी -20 है। ठीक है, तो ये 1/3 -2/4 को मैं -1/2 लिख सकता हूँ और 0/20 ये 0 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर दोनों आपके रेशियो जो हैं इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हमारा होता है। ठीक है, अब अगर हमारा ये जो दूसरी इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस हैं, इनमें x के कोफिशिएंट्स का रेशियो 2/4 हो गया, y के कोफिशिएंट का रेशियो 3/6 हो गया और कांस्टेंट टर्म का -9/18। इसे सोल्व करते हैं तो ये 1/2 आ गया आपका, ये भी आपका 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, यानी कि तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते हैं आपके। तब क्या होगा आपका कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी ये दोनों लाइन। और कितने सॉल्यूशन होंगे, जब ओवरलैप ही कर लेंगी तो किसी भी एक लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी लाइन पे लाई करेगा, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जितने भी पॉइंट्स हमारे लाइन पे लाई करते हैं वो सारे उसके सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, c का चेक ही नहीं करना है हमें। ये अगर दोनों ही इक्वल नहीं होते हैं तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगर तीनों का रेशियो इक्वल आ जाता है तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, जो है ओवरलैपिंग लाइन हो जाएंगी। फिर हमारे पास थर्ड केस आता है जिसमें हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो 1/2, यहाँ 1/2, b1 अपॉन b2 का रेशियो भी 1/2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो 1/3 आ गया। यानी कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी, यानी कि हमारा x एंड y के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो उनके इक्वल नहीं आ रहा है। तब हमारा जो है दोनों लाइंस का केस क्या होगा, दोनों पैरेलल लाइंस होगी, और पैरेलल लाइंस होगी तो वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, दोनों का कोई कॉमन पॉइंट कभी होगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन हमारा उन लाइंस का नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो है हमारे पास दोनों इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड इज कंसिस्टेंट। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन अगर हमसे किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, अगर हमसे पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली चेक करेंगे। यहाँ हमारी जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, मुझे हमेशा राइट साइड में 0 ही रखना है, तो 1 को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले आऊंगा तो ये जो +1 है उधर आते ही -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि a1 अपॉन a2 जो है हमारा 1/2 हो गया, b1
-1 है और B2 मेरे पास +1 है, C1 -1 एंड -8। तो ये मेरा 1/2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1/8 हो गया। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये कौन सा केस होता है हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस होता है, यानी कि ये जो दोनों लाइंस है हमारी ये इंटरसेक्ट करेगी तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा तो मैं इक्वेशंस ले लेता हूँ। पहली है x - y - 1 इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं पॉइंट्स ड्रॉ करूंगा कुछ x एंड y। अब जो इजी वे रहता है वो ये रहता है कि दोनों वेरिएबल में बारी बारी आप 0 रख दो, 0 पुट कर दो। एक बार x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, फिर y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, अगर x 0 है मेरा, x 0 है तो y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और अगर y 0 है मेरा तो x इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसके लिए टेबल ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन है 2x + y - 8 इक्वल्स टू 0। इसके लिए टेबल हम अब फॉर्म करेंगे तो x एंड y। ठीक है, x को अगर मैं 0 रख देता हूं तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू को मैं 0 रख देता हूं, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको ड्रॉ करना है हमें। दोनों टेबल्स को ले लेता हूं, x एंड y। ये है x - y - 1 इक्वल्स टू 0। इस केस में x इक्वल्स टू 0 रखा था तो y इक्वल्स टू मेरे पास -1 आया था, और यहाँ y इक्वल्स टू 0 रखा था तो x इक्वल्स टू मेरे पास 1 आया था। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x + y - 8 इक्वल्स टू 0। x एंड y, x इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो x इक्वल्स टू 4। ठीक है, पहली इक्वेशन सोल्व करता हूँ। x, ये x एक्सिस हो गया आपका, और ये y एक्सिस हो गया। x इक्वल्स टू 0 जो है आपका कहाँ होगा, x इक्वल्स टू 0, ये y एक्सिस जो होगा आपका वो जो है उसकी इक्वेशन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, y एक्सिस की x यहाँ हमेशा 0 होगा। y एक्सिस पे आपका x कोफिशिएंट्स जो कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से अगर मैं राइट साइड जाता हूँ तो मेरी x की कुछ वैल्यू आएगी, ओरिजिन से मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। लेकिन अगर मैं ओरिजिन से सिर्फ ऊपर की साइड जाता हूँ तो x तो मेरा 0 ही रहेगा। x साइड में मैं गया नहीं, पॉजिटिव x साइड में मैं गया नहीं, नेगेटिव x साइड में मैं गया नहीं। जब गया ही नहीं तो यहाँ जो ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो x को तो मैंने मूव ही नहीं किया, x डायरेक्शन में तो मैंने मूव ही नहीं किया, तो मेरा x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये पूरी जो लाइन होगी उसमें x का कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा। x 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास -1 है, नेगेटिव साइड में। ये हो गई x की वैल्यू -1। और अगर y 0 है, y 0 कब होगा, x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 है। ये मेरी इसकी लाइन हो गई, और इस लाइन पे मैंने लिख दिया इसकी इक्वेशन। किस लाइन की है, x - y - 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है मेरे पास x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 8। यहाँ कहीं हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 8 है, और y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 4 है, तो 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। x इक्वल्स टू मतलब y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा यहाँ कहीं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब ग्राफ पे क्या होता है, हमारे
छोटे छोटे पार्ट हो रखे होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि इस तरीके से पार्ट हो रखे हैं, तो इनके भी 10 पार्ट्स होते हैं, तो हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, है ना। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ बनेगा इन दोनों का, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें ग्राफ पे मिल जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे वो कि 3 and 2, यानी कि x एंड y जो है हमारे उनकी वैल्यूज क्या होंगी 3 and 2। हमारी इक्वेशन थी x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये पॉइंट है 3,2, 3,2 ये दोनों पे लाई कर रहा है, यानी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम रख के देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं LHS हम लेते हैं दोनों इक्वेशंस की, तो x की जगह मैंने 3 रखा, माइनस y की जगह 2 रखा, माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस लाइन पे ये जो लाइन थी हमारी इस पे तो लाई कर रहा है। यहाँ देखते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 3 प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस 8, अगर मैं LHS लेता हूँ तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा इस लाइन पे भी लाई करता है और इस सेकेंड लाइन पे भी लाई कर रहा है ना। तो वेरिएबल जो है x एंड y उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 3,2। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिकली मेथड था मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास दो और मेथड थे, जो बाकी के दो जो मेथड और थे मेरे पास एल्जेब्रिक मेथड थे, ठीक है। एल्जेब्रिक सेकंड मेथड था मेरा एल्जेब्रिक मेथड। उसमें दो मेथड है हमारे, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की फॉर्मेट में लिख दूंगा और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, हम एग्जांपल्स करेंगे उनके। और दूसरा है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, जो दोनों हमारी इक्वेशंस हैं उनमें किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा मैं इक्वल कर लेता हूँ, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके एडिशन करके किसी भी तरीके से मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड जो होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि एनसीईआरटी में हमें नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। जो मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आता है सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, x प्लस वाई 4y इक्वल्स टू 14, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। और सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई मेरी, ठीक है। दोनों इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्मेट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि जो x है मेरा उसको मैं ले लेता हूँ और उसे y की फॉर्मेट में लिख देता हूँ, तो y को दूसरी साइड भेज दूंगा, तो ये हो गया इक्वल्स टू 14 माइनस 4y, ठीक है। y को मैंने दूसरी साइड भेज दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, x जो है मैंने y की फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो 7x क्या है मेरा 14 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी जो कि y की फॉर्मेट में थी, ठीक है। अब जो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी मेरी, है ना, इसे और फर्दर सोल्व करूंगा मैं, तो ये हो गया मेरा 98 माइनस 31y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इसको सोल्व करेंगे 93 माइनस 31y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो फाइनली मेरी इक्वेशन बनी है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो जितने वेरिएबल होते हैं आपको उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है। एक वेरिएबल है तो आपको बस इसी इक्वेशन से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इससे वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, मैं वेरिएबल को एक साइड रखूंगा, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड रखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो हमारी इक्वेशन है 93
माइनस 31y इक्वल्स टू 0। यहाँ जो वेरिएबल आपका नेगेटिव है तो मैं उसे इक्वल के दूसरी इक्वेशन, ये जो इक्वल साइन है उसके दूसरी साइड भेज देता हूँ जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 93 इक्वल्स टू 31y हो गया आपका। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, 31 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 93/31 3। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, अब y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हमने x को y की फॉर्मेट में लिखा था वो इसी की हेल्प से लिखा था। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ y की वैल्यू, या फिर यहाँ पुट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पुट कर सकता हूँ, कहीं भी पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इंटू y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ये हो गया 14 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इन दोनों का जो है इन दोनों इक्वेशंस, ये जो दोनों इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन हो गया x एंड y की फॉर्मेट में 2,3, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें से हम क्या करते थे, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्मेट में लिख देते थे और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। ठीक है, चलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। इसके बाद है हमारा एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको एलिमिनेट कैसे करें, है ना। तो इसके लिए हमने एक वर्ड प्रॉब्लम ले ली है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:8। ठीक है, यहाँ रेशियो की बात की जा रही है। तो रेशियो जो है आपका हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ रहता है। ठीक है, एक बार रेशियो को देख लेते हैं हम। जो रेशियो है A/B, इस तरीके से जो आपको रेशियो दिया जाएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि लोएस्ट टर्म में दिया जाएगा। और लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, दोनों जो आपके नंबर्स रहेंगे A/B, इसे मैं लिख सकता हूँ A/B। ठीक है, इसका लोएस्ट टर्म कब होगा, जब दोनों के HCF से मैंने दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 12/14, है ना। 12 रेशियो अगर 14 है तो इसे मैं 12/14 नहीं लिखूंगा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, दो नंबर है हमारे पास 12 एंड 14, दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो आप क्या करोगे, 12/14 लिखा आपने, फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, दोनों के HCF से इनको डिवाइड कर दोगे। HCF कितना है हमारा, दोनों का HCF है 2। तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6, 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 7। तो 6/7, जिसे मैं बोलूंगा 6/7, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, आपके ओरिजिनल नंबर क्या थे, 12 एंड 14, जिनका आपको रेशियो निकालने के लिए बोला था, और उनका रेशियो आया है आपके पास 6/7। तो रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा आपका। ठीक है, तो अब जो है आपका रेशियो गिवन है, आपको ओरिजिनल नंबर नहीं गिवन है। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे आपने क्या किया था, दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया था। ठीक है, अगर आपने सेम नंबर से डिवाइड किया है तो आप उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो वापस। अब वो सेम नंबर क्या होगा, क्योंकि अगर रेशियो आपका 1/2 है तो ये 2/4 का भी रेशियो होगा, ये 3/6 का भी रेशियो 1/2 ही होगा, 4/8 का भी रेशियो 1/2 ही होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपने कौन से कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड किया होगा, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों नंबर्स को मैंने x से डिवाइड किया होगा। तो ओरिजिनल इनकम यहाँ है रेशियो ऑफ इनकम इक्वल्स टू 9/7। सो ओरिजिनल इनकम 9x एंड 7x। मैंने माना कि दोनों को x से डिवाइड कर दिया, ओरिजिनल जो इनकम थी उनको x से डिवाइड करके मैंने रेशियो निकाला तो 9/7 आया, है ना। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया था तो मैंने यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इनकी ओरिजिनल इनकम आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4/3। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, अब रेशियो ऑफ
3:4 है। ठीक है, अब दोनों जो रेशियोज हैं इनको मैंने किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया होगा। अब वो कॉमन नंबर मुझे नहीं पता, वो कॉमन नंबर x भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है दोनों केस जो हैं हम सेम नंबर से डिवाइड करें। तो मैं यहाँ नया वेरिएबल मान लेता हूँ कि दोनों को मैंने y से डिवाइड किया होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो एक्सपेंडिचर कितने हो गए, 3y एंड 4y हमारे एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, इनकम कुछ है हमारी, उसमें से कुछ खर्च हो गया, तो जो बचा हुआ है वो हमारी सेविंग हो गई। हमें सेविंग गिवन है सेव्स 2000 पर मंथ। दोनों जो है हमारी दोनों जो है उनकी मंथली इनकम से 2000 रुपीज जो है वो सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो दो लोग हैं ए एंड बी, इनकी इनकम हो गई आपकी 9x एंड 7x, इनके एक्सपेंडिचर हो गए आपके 3y एंड 4y, और सेविंग जो है वो 2000 है दोनों की। तो दोनों केस में मैं इक्वेशन बनाता हूं, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, और यहां इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब हमें दोनों के कोफिशिएंट्स किसी कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा, है ना। या तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लूँ या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लूँ। अगर x के कोफिशिएंट को देखता हूँ तो 7 9 एंड 7 है। ठीक है, दोनों का कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम आएगा मेरे पास 63, तो 63 बनाना पड़ेगा दोनों को। या फिर मैं ये करता हूँ कि y के कोफिशिएंट्स जो है इनका एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ है -3, यहाँ है -4, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 12 इजी रहेगा। ठीक है, y के कोफिशिएंट को 12 बनाना इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जो है y के कोफिशिएंट को 12 बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 36x माइनस 12y। 2000 को मैं इधर ले आता हूं तो -8000 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई। और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 21x माइनस 12y माइनस 6000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखता हूँ। 36x माइनस 12y माइनस 8000 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ 21x माइनस 12y माइनस 6000 इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, वो डिपेंड करता है कि आप जो है जिसके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट आपने इक्वल करे हैं उनके साइन क्या है। दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम होते हैं तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ये ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए आपके क्या चाहिए, कोफिशिएंट्स जो है दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ दोनों कोफिशिएंट एक ही है, तो सब्ट्रैक्शन अगर मैं करता हूं तो ये सारे साइन जो है हमारे चेंज हो जाएंगे। देखिए, नेगेटिव ऑफ a प्लस बी अगर हमारा है, बाहर नेगेटिव करते हैं हम, तो ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज कर देगा, -a माइनस बी, यानी कि जो भी हमारे साइन होंगे वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जीरो के आगे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 36 माइनस 21 ये हो जाएगा हमारा 15x। अब ये माइनस और प्लस आपस में कट हो जाएंगे, ये माइनस और प्लस। ठीक है, दोनों नंबर है आपके और दोनों का साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंपली हमें इतना सा करना है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ा नंबर जो है हमारा
बड़ा जो नंबर जो है हमारा 8000 है, 8000 माइनस 6000 हमारा 2000 आ गया। अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे है, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ हो गया 15x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। तो 15x इक्वल्स टू 2000, x इक्वल्स टू 2000 अपॉन 15। ये कटेगा 15 वन जा 15, समथिंग कुछ आंसर आएगा इसका। तो हम इसको जो है रेशनल नंबर की फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं। 2000 अपॉन 15, दोनों को 5 से कट कर दें। 400 अपॉन 3 हमारा आ गया x, और y के लिए हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और उससे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन फाइंड करने का, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का लास्ट जो था मेथड था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हमारा एनसीईआरटी में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।